Hello student, today we will start our class 9 standard history and political science chapter number 3 India's internal challenges part first. So let us start our chapter. In this chapter we are going to learn about some internal challenges that India face. We shall see some internal challenges like a separatist movement, issue of Northeast India, Naxalism, communalism and regionalism. So in this chapter we have learn about the India's internal challenges, whatever challenges face in India, क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, नक्सलाइट कैसे क्रिएट हुआ, कम्युनलिज्म कैसे क्रिएट हुआ, रीजनलिज्म कैसे क्रिएट हुआ, इवन कंट्रीज में सेपरेटिज्म किस तरह से क्रिएट हुआ, हम वो देखेंगे. ओके, नाउ वी कैन सी अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक. और टॉपिक नेम इज द अनरेस्ट इन पंजाब. पंजाब में किस तरह से अशांति निर्मित हुई, किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, हम वो देखेंगे. अकाली दल वॉज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब. इन 1973 द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन. अब पंजाब में जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहली पार्टी वो कौन सी थी? अकाली दल. मेजर मुझे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो अकाली दल थी. एंड 1973 द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन. और 1973 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया. उस रेजोल्यूशन का नाम क्या था? आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन. द फॉलोइंग डिमांड्स वर मेड इन दिस रेजोल्यूशन. चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. और उनका इस रेजोल्यूशन में कहना था कि चंडीगढ़ भी पंजाब का ही पार्ट होना चाहिए. द पंजाब स्पीक्स पार्ट इन द अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब. रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज. और उनका ये भी कहना था कि पंजाब का जो पार्ट है वो शुड बी इंक्लूड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब के लोगों को रिक्रूटमेंट मिलनी चाहिए, वो भी इंडियन आर्मी में, तो बढ़ोतरी मिलनी चाहिए. एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब. और ज़्यादा से ज़्यादा फायदे होने चाहिए पंजाब के. Akali Dal came to power in Punjab in 1977. While taking charges, they asked for a larger share of river water for Punjab. और जब पंजाब में जब अकाली दल पावर में आया, मीन्स उनका राजस्थान मीन्स उनका पावर आया, जब पावर आया तब उन्होंने सबसे पहले डिमांड क्या की? तो उन्हें वाटर का सबसे बड़ा भाग चाहिए, जो लार्ज रिवर का शेयर होने चाहिए था. उसके बाद होली सिटी स्टेट सिचुएटेड स्टेटस फॉर अमृतसर एक्सेट्रा अलॉन्ग विद देयर ओल्ड डिमांड. और वो उनकी ओल्ड डिमांड तो थी कि जो होली सिटी थी अमृतसर की, जैसे कि गोल्डन टेम्पल, वो भी उन्हें चाहिए था. इन 1980s द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान टुक रूट इन द पंजाब. और 1980s में खालिस्तान ने अपने खुद का एक इंडिपेंडेंट रूट तैयार किया. ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ द अकाली दल वॉज संत हरिचरण सिंह लोंगवाल. और जो लीडर थे अकाली दल के, उन्होंने जो थे पीरियड में पंजाब में जो लीडर थे वो थे अकाली दल के संत हरिचरण सिंह लोंगवाल. Look at the picture of Harcharan Singh Longwal. Okay, he used to direct his activists from the Golden Temple to the stage protest. और उन्होंने एक्टिविस्ट किया, मीन्स उनका प्रोटेक्शन था गोल्डन टेम्पल के लिए. आर्म्ड फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदर अराउंड द स्टैचूज. खालिस्तान सपोर्टर्स संत जरनैल सिंह बिंदरवाला और जो बाकी के लोग थे जो इनके खिलाफ थे, वो जर्नल सिंह बिंदर को सपोर्टर थे खालिस्तान के लिए. ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बिगिन. और उसी दरमियान टेररिस्ट एक्टिविटी को भी बढ़ोतरी मिलने लगी. बिंदरवाला वाज अरेस्टेड इन 1981 एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर. और बिंदरवाल को 1981 में एक न्यूज़पेपर एडिटर जो जिनका नाम था लाल जगत नारायण, उनके मर्डर के इल्जाम में कैद किया गया, मीन्स उन्हें अरेस्ट किया गया. आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वर्स्ड ड्यू टू दिस डेवलपमेंट. और उसी के बाद सिचुएशन और खराब होती चली गई. प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1983. और 1983 में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल फॉलो में है. बिंदरवाला वेंट टू स्टे एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तखत. बिंदरवाला's follower captured the golden temple. और बिंदरवाला को प्लेस कॉल्ड अकल तख्त, मीन्स वो तख्त एक जगह थी, रिलीजियस प्लेस. और बिंदरवाला के जो फॉलोअर थे, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? गोल्डन टेम्पल पे एंड बिल्ट अ बैरिकेड ऑफ अ सैंड बैग ओवर देयर. और उन्होंने गोल्डन टेम्पल को
ऑक्यूपाइड करने की कोशिश की और वहाँ पे उन्होंने एक बैरिकेड तैयार किया, बिल्कुल जैसे कि किले की तरह उन्होंने तैयार किया। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब, और इस वजह से क्या हुआ, पंजाब की जो शांति थी वो भंग हो गई। इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, कि ऐसे सॉरी सॉरी कि इस तरह से गोल्डन टेम्पल कैप्चर हुआ, किस तरह से पंजाब की शांति अशांति में फैल गई। सो उसी दरमियान ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ, द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट थे उन्हें किस तरह से बाहर निकाला जाए। सो वॉज इंटरेस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बारर, और जो मेजर जनरल कुलदीप सिंह थे उन्हें ये काम सौंपा गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984 3 जून को ये मिशन स्टार्ट हुआ एंड ब्लू ऑपरेशन स्टार्टेड। ये ब्लू ऑपरेशन उस दिन मीन्स 3 जून 1984 को स्टार्ट हुआ। द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून, और ये खत्म हुआ 6 जून 1984 को। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शंस विद अ ग्रेट स्टेट, और इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया। द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ बिंदरवाला एंड अदर टेररिस्ट, और इस ऑपरेशन में जो बिंदरवाला था मीन्स जो टेररिस्ट था मेन, जो खालिस्तान जो चाहता था कि इंडिपेंडेंट हो, जो बिंदर वाले थे वो इस कार्रवाई के दौरान मारे गए, और उनके साथ के जो अदर टेररिस्ट थे वो भी इस कार्रवाई में मारे गए। इन 1986 एन ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर, और 1986 में दोबारा गोल्डन टेम्पल पे टेररिस्ट अटैक हुआ, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम से जाना गया। आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिक्ड अप मोमेंटोज, और ये पीस ऑफ साइलेंट के तौर पे मीन्स पंजाब में इस अटैक के बाद मीन्स ब्लैक थंडर के बाद शांति फैली। डू यू नो अ मिलिट्री एक्सपेक्टेशन टेकन अप विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज एन ऑपरेशन अंडरटेकन टू एविक्ट द टेररिस्ट हाइडिंग इन अ गोल्डन टेम्पल, और ये ऑपरेशन इस तरह से था ब्लू स्टार की गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट छुपे उन्हें किस तरह से निकाला जा सके। Now we can go for the next topic, that is a issue concerning नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस तरह के इश्यूज कंसर्न हुए, किस तरह से अलग अलग राज्यों ने खुद को सेल्फ फुल फ्लैग्ड स्टेट घोषित करने के लिए जो कार्रवाई की वो देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडियन टच ऑफ द स्टेट टू वेरिंग एक्सटेंड। अब ये सब हमारे जो थे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर को एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। दीज स्टेट्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी। और ये जो सारे स्टेट थे ये अपने अपने लैंग्वेजेस के लिए, अपने अपने रहन सहन के लिए, अपने कल्चर के तौर पे डाइवर्सिटी थी मीन्स वो पूरी तरह से समर्पित थे। The first Prime Minister of independent India took the lead in bringing the tribes living in this area into the mainstream of the country। और तब हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने इनकी तरफ ध्यान दिया और इन्हें भी मेन स्ट्रीम मीन्स कंट्री में इंक्लूड करने की कोशिश की। नाउ इन 1954, अब 1954 में क्या हुआ, 1954 में एक एजेंसी आई जो थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA एरिया, कंप्राइजिंग of the territories on the Sino-Indian border and the tribal area towards the north of Assam। और ये जो नॉर्थ आसाम में सिनो इंडियन बॉर्डर थी ट्राइबल एरियाज की, जैसे कि हम कह सकते हैं जहाँ पे आदिवासी लोग होते हैं, वो एरियाज को कवर अप किया है। नेहरू टुक द पोजीशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ 100 of tribes in this part while preserving their cultures। और नेहरू जी ने 100 से ज़्यादा ट्राइबल के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए उनकी पोजीशंस को सुधारने के लिए सहभाग लिया और उनके कल्चर को भी प्रिजर्व किया मीन्स उनके कल्चर को भी संभाल के रखा। हम कह सकते हैं ना की आपण कसं कल्चर जपतो एखाद्याचं तसं त्या प्रकारे। स्पेशल प्रोविजन्स हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया इन द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 4थे मुद्दे में बताया गया है, शेड्यूल किया गया है। In 1965 the responsibility of administering this area was given to the Ministry of External Affairs। और 1965 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दी गई। देन आफ्टर
The Northeastern Council Act of 1970 was supposed to advise the central government regarding aspects of a common interest in economic and social sphere, interstate transport, electricity, flood control, etc. और 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो थी उन्होंने ये सारे काम एडवाइस किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस तरह से हम सोशल स्पेयर में सोशल चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक को किस तरह इंटरेस्ट इन इकोनॉमी में कैसे इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इंटरस्टेट में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, फ्लोड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ों की एडवाइस 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई. नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिजोरम. अब मिजोरम के बारे में हम बात करेंगे. द ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री. अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें बताएगा. विच इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट गिव द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मीजो मेजोरिटी ऑफ एरिया ऑफ लूसी हिल. उन्हें मेजोरिटी दी गई थी डिस्ट्रिक्ट एरियाज में. मिजो जो मेजोरिटी थी वो लूसी हिली एरियाज में रहने वाले लोगों को दी गई थी. देन व्हेन द स्टेट Recognition Commission was appointed in 1954, the expectation of the people in these areas grew. और जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक रिकग्नाइज कमीशन बिठाया गया तो इन लोगों के भी एरियाज में एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगे कि हमें भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, हमें भी कुछ डेवलपमेंट मिलनी चाहिए. मीजो लीडर स्टार्टेड डिमांड एन ऑटोनॉमस मीजो प्रोविजंस. और उन्होंने भी डिमांड की बहुत सी चीज़ों के बारे में. इन 1959 दिस टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस्ड सर्वे ड्राफ्ट. और इसी तरह उन्होंने 1951 में भी एक एक्सपीरियंस सर्वे किया, मीन्स जानकारी हासिल की, ड्राफ्ट किया. ड्यूरिंग दिस फेमिना मीजो लीडर लाल डेंग सर्व्ड द कॉमन पीपल ए लॉट. और तब उन्होंने बताया कि कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है इस चीज़ों के लिए. In 1961, लाल डेंगिन एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मीजो नेशनल फ्रंट. और फिर उन्होंने 1961 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था MNF. ही आस्क्ड द ग्रेटर मिजोरम एन इंडिपेंडेंट नेशन. और फिर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कहा कि मिजोरम भी एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए, कर्व्ड आउट ऑफ त्रिपुरा से अलग. Manipur and Mizo majority areas from the Lucy Hills. In March 1966, Mizo National Front announced the emergency of independent Mizoram. और मिजो जो MNF ने डिक्लेयर किया कि मिजोरम एक इंडिपेंडेंट राज्य है. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल्ड द सिचुएशन. और उस समय हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी. उन्होंने इस सारे मुद्दे को बड़े ही सॉफ्टली तरीके से हैंडल किया. और जब ये सिचुएशन कंट्रोल में आई 1972 में, तब उन्होंने मिजो मेजोरिटी एरिया वाज गिवन द स्टेट ऑफ ए यूनियन टेरिटरी. और तब उन्हें अलग एक राज्य घोषित किया. फिर ये राज्य कब घोषित हुआ? इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन एग्रीमेंट विद द मिजो नेशनल फ्रंट. और 1985 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके साथ मिजो नेशनल फ्रंट मीन्स MNF ने एक एग्रीमेंट साइन किया. उस एग्रीमेंट के दौरान मिजोरम वाज द गिवन द स्टेट ऑफ अ फुल फ्लैग्ड स्टेट. और तब मिजोरम को एक खुद के मीन्स उनके खुद के फ्लैग वाला एक देश घोषित किया. और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए लालडेंग, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहला. नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नागालैंड. द नागा ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज अ मटेरियल ट्राइब. और जो नागा लोग थे वहाँ के वो मटेरियल ट्राइब्स थे. द नागा ट्राइब हैड सेटल्ड इन ईस्टर्न हिमालयस, द नागा हिल्स बॉर्डर एरियाज ऑफ आसाम एंड मनियार. और जो नागा हिल्स बॉर्डर थी वो कहाँ की थी? आसाम और मनियार की थी. इन 1946 सम एजुकेटेड नागा यूथ एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नागा नेशनल काउंसिल. और वहाँ के जो एजुकेटेड नागा लोग थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था NNC, नागा नेशनल काउंसिल. लेटर दे मेड अ डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड. और फिर उन्होंने भी डिमांड रखी कि नागालैंड भी एक स्वयं घोषित राज्य होना चाहिए. दे वर लेड बाय द Ngemi Zupo Fizo. In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. और फिर उन्होंने 1954 में नागा नेशनल काउंसिल ने अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट. उन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट किया और ये अनाउंस किया कि इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड एक इंडिपेंडेंट फेडरेशन होना चाहिए. इन 1955 सिक्रीमिसेस हैपेंड बिटवीन द लोकल नागास एंड द सोल्जर ऑफ द आसाम रेफरीज. अब यहाँ पे जो आसाम रेफरीज थे और नागा लोग थे उनके दो भाग थे, तो उनके बीच में भी ये चर्चा हुई. मिलिट्री एक्शन वाज टेकन टू द
suppress the Secremes और मिलिट्री ने एक्शन ली सिक्रीमेस के खिलाफ. सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नागा नेशनल काउंसिल. और इसी दरमियान बहुत से राउंड चले, बहुत से डिस्कशन चले गवर्नमेंट के बीच में और नागा काउंसिल के बीच में. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द नागा मेजोरिटी टेरिटरीज द स्टेट ऑफ अ यूनियन टेरिटरी. और तब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि नागा मेजोरिटी को एक ये दिया जाए, यूनियन टेरिटरी के नाम पे स्टेटस दिया जाए. नागालैंड वॉज मेड अ फुल फ्लैग स्टेट ऑन 1 दिसंबर 1963. और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भी एक फुल फ्लैग स्टेट करके घोषित किया गया. बाय पुटिंग टुगेदर द नागा मेजोरिटी टेरिटरी एंड द पार्ट ऑफ तेनसुंग करके नाम दिया गया पार्ट को Assam. In 1983, there was an instant agitation staged by all Assam Students Union and Assam Ganga Sangram Parishad over the question of the domains in Assam of Bengal migrant. और अब जब आसाम के बारे में देखें तो उसमें भी दो परिषदें थी, जैसे कि जो बांग्लादेशी थे कुछ आसाम में मिक्स्ड हुए थे, तो उनके ऊपर से भी चर्चा चली, उनके ऊपर से भी बहुत से क्वेश्चंस राइज हुए. इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान एंड आसामियन लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहतो साइंड एन अकॉर्ड. और तभी उसी दरमियान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जो होम मिनिस्टर थे और आसाम के जो लीडर थे प्रफुल्ल कुमार मोहतो, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की. इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड द बांग्लादेशी सिटीजन्स हु हैड फ्लटेड इन आसाम. और उन्होंने ये डिसाइड किया जो बांग्लादेशी सिटीजन्स है जो आसाम में स्टेबल है, उन्हें उनके ओरिजिनल प्लेस पे वापस भेज दिया जाए. इन 1986 इलेक्शन हेल्ड फॉर आसाम लिंग्विस्टिक असेंबली एंड प्रफुल्ल कुमार मोहतो ऑफ द असमो गण परिषद. और जब एक इलेक्शन 1986 में एक इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, एक इलेक्शन हेल्ड हुआ, उसमें आसाम लीगलिस्टिक असेंबली हुई, उसमें प्रफुल्ल कुमार मोहतो आसाम असमो गण परिषद बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर और प्रफुल्ल कुमार मोहतो वहाँ के न्यू चीफ मिनिस्टर कहलाए. ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकम पॉसिबल टू एस्टैब्लिश पीस इन आसाम. और उसी के बाद आसाम में पूरी तरह से शांति का वातावरण स्थापित हुआ. Now we can go for our last state, that is Arunachal Pradesh. In 1954 NEFA, मैंने आपको पहले भी बताया डिस्कशन में कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो NEF 1954 में स्थापित हुई थी was created in 1972. It became to be called अरुणाचल प्रदेश. और वो क्या कहलाई बाद में? अरुणाचल प्रदेश, रीजन ऑफ द राइजिंग सन. और उसे क्या कहा जाता है? रीजन ऑफ द राइजिंग सन में, जैसे सूर्य उगतो जिथुर, सूर्य उगने वाले राज्य. ऑन 20th February 1987 इट गॉट द स्टेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट. और उसे 20 फरवरी 1987 को एक राज्य घोषित किया गया, स्टेटस दिया गया उन्हें भी. ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 1960 to 2000 नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज progressed toward more mature democracy. This area is on the path of progress through industrialization, spread of education. और इसे 1960 से लेकर 2000 तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत ज़्यादा मेच्योर डेमोक्रेसी हासिल की. इवन हर एरिया में उन्होंने अपना प्रोग्रेस दिखाया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बिजनेस हो गया, हर चीज़ में उन्होंने अपना एक ये दिखाया.